हेलो स्टूडेंट्स, मैं दशरथ सिंह एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेज में आपका आर्य स्कूल में स्वागत करता हूं। आर्टिकल टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। ये 11th और 12th दोनों क्लासेस के लिए यूज़ होता है। 11th की अगर बात करें, 11th में आर्टिकल, रिपोर्ट, स्पीच, इन तीनों में से 2 क्वेश्चन आते हैं और 2 में से किसी एक को आपको करना होता है। और जो इसका 11th में जो नंबर मार्किंग है वो है 10 नंबर का। 10 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, उसमें आर्टिकल, रिपोर्ट, स्पीच, उसमें से एक क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन जो आएगा वो चॉइस का होगा। मतलब चॉइस ये होगी कि या तो आर्टिकल और रिपोर्ट का दे देंगे, या रिपोर्ट स्पीच का दे देंगे, या आर्टिकल स्पीच का दे देंगे। कुछ ऐसा क्वेश्चन दे देंगे जिसमें आपको 2 चॉइस दे देंगे। एक आपको क्वेश्चन करना होगा और वो क्वेश्चन 10 नंबर का होगा। बात यही करते हैं आपका 12th के ऊपर। 12th के ऊपर बात करते हैं तो 12th के अंदर आर्टिकल और स्पीच, इन 2 में से अथवा में क्वेश्चन आता है। मतलब जो चॉइस का जो क्वेश्चन बनता है वो आर्टिकल और स्पीच का। रिपोर्ट का अलग क्वेश्चन बनता है। रिपोर्ट के बारे में 12th को बता दिया जाएगा जब रिपोर्ट टॉपिक होगा। आज जो टॉपिक बताया जा रहा है वो आर्टिकल है। तो इसका जो मार्किंग होता है वो 7 नंबर का होता है। एक बार वापस देख सकते हो आप, ये जो 11th क्लास है, 11th क्लास के बच्चे और 12th क्लास के बच्चे दोनों के लिए है। आर्टिकल जो टॉपिक आता है लॉन्ग कंपोजिशन का आता है। इसको 100 से 120 वर्ड्स में लिखा जाता है। 100 से 120 वर्ड्स में लिखा जाता है। इसमें जो मार्किंग जो होती है 11th क्लास में वो 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है, एक आता है। उसमें से ये 3 टॉपिक कवर होते हैं, आर्टिकल, रिपोर्ट और स्पीच। एक क्वेश्चन आता है वो भी चॉइस में आता है और आप 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, उसमें से आपको एक क्वेश्चन करना पड़ता है। ठीक है। यहीं अगर चॉइस, अगर 12th की बात की जाए तो रिपोर्ट का क्वेश्चन अलग बनता है। अगर चॉइस का क्वेश्चन अगर बनता है तो आर्टिकल और स्पीच का बनता है। उसमें क्वेश्चन में आपको आर्टिकल और स्पीच के एक क्वेश्चन दे देंगे, चॉइस का क्वेश्चन दे देंगे और लिख के आपको कोई एक क्वेश्चन करना होगा जिसकी मार्किंग होगी 7 नंबर। वही 100 to 120 वर्ड्स का आपका आर्टिकल होता है, भले 11th क्लास हो या 12th क्लास हो। अब बात करते हैं आर्टिकल होना कैसे चाहिए। आप हमेशा सुनते रहते हो कि उस इंसान ने आर्टिकल लिखा है, या अखबार में आर्टिकल लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। नॉर्मली हम अखबार में पढ़ते रहते हैं, हिंदी मीडियम का जो अखबार पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम का जो भी इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ते हैं, अच्छी बात है। हिंदी में पढ़ रहे वो भी अच्छी बात है। तो देखिए, आर्टिकल की जब शुरुआत होती है तो एक क्वेश्चन दे देता है, उसमें आपको सबसे पहले हेडिंग डालनी होती है। सबसे पहले क्या डालनी होती है? हेडिंग या टाइटल, कुछ भी। ठीक है। बॉक्स में नहीं बनाना है, बॉक्स वगैरह कुछ नहीं बनाना है। लॉन्ग कंपोजिशन में आर्टिकल, रिपोर्ट और स्पीच में कोई बॉक्स नहीं बनता है, ये पहले क्लियर कर देता हूँ। बॉक्स एडवर्टीजमेंट में, नोटिस में, पोस्टर में जो 12th क्लास में करवाया था उनमें बनता है, बॉक्स नहीं बनता है। ये मैंने ऐसे बॉक्स बना दिया है, हटा देता हूँ। यहाँ इसलिए बनाया क्योंकि आपको हेडिंग एक अच्छे से, हेडिंग एक तो होनी चाहिए क्लियर, सटीक होनी चाहिए। सटीक होनी चाहिए, हेडिंग सटीक ही होनी चाहिए कि आपको जो टॉपिक जो दिया गया है उसी के ऊपर ही हेडिंग होनी चाहिए, उससे अलावा नहीं होनी चाहिए। फिर दूसरी बात, हेडिंग जो होती है मिनिमम वर्ड्स यूज करने हैं। ऐसे नहीं है कि पूरा एक पैराग्राफ लिख दिया, एक बहुत लंबी लाइन लिख दी हेडिंग की। हेडिंग में 4 या 5 वर्ड्स का यूज होता है, 4 या 5 वर्ड्स का यूज होता है, उससे ज़्यादा हेडिंग यूज नहीं करनी चाहिए। हेडिंग छोटी होती है। ठीक है। हेडिंग आपने डाल दी, हेडिंग को आपको बोल्ड करना होता है। बोल्ड का मतलब क्लीन बोल्ड नहीं होता है क्रिकेट वाला, बोल्ड का मतलब होता है अक्षर मोटा करना होता है। अक्षर मोटे अक्षर में लिखा जाता है। ये हेडिंग मैंने पोस्टर भी कराया था, उसमें भी कहा था कि हेडिंग क्या होनी चाहिए? बोल्ड होनी चाहिए, मोटे अक्षरों में लिखना चाहिए। आप भले पेंसिल से उसको बोल्ड कर सकते हो। ठीक है। ये तो आर्टिकल की सबसे पहली बात है हेडिंग की। उसके बाद जो पहला नंबर आ गया, दूसरी जो चीज़ आती है वो है इंट्रोडक्शन।
इंट्रोडक्शन जो आर्टिकल का जो दिया जाता है वो इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, मतलब इतना अट्रैक्टिव, पहली बात तो अट्रैक्टिव होनी चाहिए, अचंभित कर देने वाला होना चाहिए, ऐसे मतलब स्टार्टलिंग होना चाहिए, स्टार्टलिंग मतलब आपको एक बार देखते ही आप मतलब उसके अंदर इतने इंटरेस्टेड हो जाओ, इतने क्यूरियस हो जाओ कि उस आगे इतना भी आर्टिकल लिखा हो उसको पढ़ने के लिए मजबूर हो जाओ। ऐसा अचंभित कर देने वाला आपका क्या होना चाहिए, इंट्रोडक्शन होना चाहिए। आप उसके अंदर आप क्वेश्चन भी लिख सकते हो, कोई रेटोरिक क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जो ठीक है क्या है अट्रैक्टिव होना चाहिए, रेटोरिक क्वेश्चन भी हो सकता है। ये आपका क्या है इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन एक शुरुआत होनी चाहिए। या फिर देखिए इंट्रोडक्शन ऐसे भी है कि जैसे मैंने कोई भी अगर हेडिंग ली, जैसे क्वेश्चन लेते हैं हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, मान लो हम क्वेश्चन बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर, तो हमने हेडिंग डाल दी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके बारे में इंट्रोडक्शन अगर आप दे रहे हो तो इंट्रोडक्शन या तो क्वेश्चन से स्टार्ट कर दीजिए, या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो थीम है उसको मतलब जो योजना है या फिर योजना है, उस योजना को किसने शुरुआत की, क्या की, कैसे की, कब की, उसके बारे में कर सकते हो। मान लो आपको मैंने क्वेश्चन दे दिया डीमोनेटाइजेशन का, 8 नवंबर 2016 को सिर्फ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने 8 नवंबर 2016 को क्या कहा था कि डीमोनेटाइजेशन किया था, ठीक है। या डीमोनेटाइजेशन के पहले आप अगर इंट्रोडक्शन में उसकी आप कुछ भी हेड होता क्या है उसके बारे में आप बता सकते हो, डीमोनेटाइजेशन कि उसकी आप व्याख्या कर सकते हो कि डीमोनेटाइजेशन होता क्या है, आप उसके बारे में छोटा सा एक्सप्लेन दे सकते हो, उसकी परिभाषा दे सकते हो, है ना, तो उसकी परिभाषा भी दे सकते हो। कोई अगर चीज़ जैसा कोई क्वेश्चन है उसके बारे में इंट्रोडक्शन में आप उसका परिभाषा दे सकते हो, जैसे डीमोनेटाइजेशन होता क्या है, नोटबंदी होता क्या है कि कोई एक जो चलनमय मुद्रा है उस मुद्रा को भारत सरकार द्वारा या किसी भी देश की किसी सरकार द्वारा बंद कर दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं, नोटबंदी कहते हैं। तो ऐसी परिभाषा से भी आप उसको इंट्रो कर सकते हो, इंट्रोडक्शन दे सकते हो। तो इंट्रोडक्शन एक तो अट्रैक्टिव होना चाहिए, रेटोरिक क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है, परिभाषा दे सकते हो, स्टार्टलिंग होनी चाहिए, अच्छी चीज़ होनी चाहिए। उसके बाद में जो तीसरी जो बात है वो है एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन मतलब एक्सपोज करना, उसके बारे में विस्तार से बताना। विस्तार से अगर आप किसी के बारे में बता रहे हो तो एक तो आप डेटा लिख दोगे आप, ठीक है, एक उसके कॉज और इफेक्ट लिख सकते हो, ये कोई मान लो कोई भी चीज़ है किस कारण से हो रही है, इसका इफेक्ट क्या हो सकता है, ये आप लिख सकते हो। उसका प्लस माइनस लिख सकते हो, ठीक है, प्रो एंड उसकी जो प्लस और माइनस जो है वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। ये एक्सपोजिशन है, उसके बारे में विस्तार से बता सकते हो। कुछ और चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर, जैसे डीमोनेटाइजेशन है, पहले आपने इसको इंट्रोडक्शन दिया, आपने परिभाषा दी, फिर आपके उसको एक्सपोजिशन करते हो तो उसके बारे में आप ये लिख सकते हो कि डीमोनेटाइजेशन कब कब हुआ, ये डेटा लिख सकते हो, ठीक है। इस बार लास्ट टाइम जो हुआ उससे पहले किसने किया, कैसे नहीं किया, ठीक है। डीमोनेटाइजेशन का क्या इफेक्ट है, क्या क्यों किया जाता है, ये भी आप लिख सकते हो। ये एक्सपोजिशन हो गया, ठीक है। फिर जो चौथा जो लास्ट में होता है वो कंक्लूजन होता है। क्या होता है, कंक्लूजन होता है। चौथा जो होता है वो होता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप या तो वार्निंग देते हो, ठीक है, या अपील करते हो या होप करते हो कि भाई हमारी ये होप है, ये अपील है, या ऐसा कुछ करना चाहिए। जैसे मान लो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में आप अगर कहो, अपील कर सकते हो
कि बेटियों को है वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाना चाहिए, ऐसी थिंकिंग नहीं रखनी चाहिए। तो ये कुछ इस हिसाब से आपका आर्टिकल लिया जाना चाहिए। मान लो हम एक बार इसको देख लीजिए, ये जो आपके सामने है, ठीक है, हेडिंग आ गई है, इंट्रोडक्शन आ गया है। इंट्रोडक्शन हेडिंग मैंने बता दिया कैसी होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। इंट्रोडक्शन मैंने दिया अट्रैक्टिव होना चाहिए। रेटोरिक क्वेश्चन से आप स्टार्ट कर सकते हो इंट्रोडक्शन, स्टार्टलिंग अचंभित करने वाली कोई लाइन से कर सकते हो, कोटेशन से भी शुरू कर सकते हो। कोटेशन जो होता है, कोटेशन है, उससे भी स्टार्ट कर सकते हो। फिर एक्सपोजिशन है, डेटा दे दो, कॉज एंड इफेक्ट दे दो, ठीक है। और इसके बारे में कोई अगर कोई बात हो तो कंपैरिजन की अगर इसमें बात हो तो कंपैरिजन भी लिख सकते हो एक्सपोजिशन में, ठीक है। फिर उसके बाद कंक्लूजन में वार्निंग दे सकते हो, अपील कर सकते हो और होप कर सकते हो। ये होता है आर्टिकल। अब इसके अंदर होता है कि आर्टिकल के अंदर एक तो आपको ये कहा जाएगा कि आर्टिकल जो ये लॉन्ग कॉम्पोजिशन है 100 वर्ड्स में लिख रहे हो तो सिर्फ एक पैराग्राफ मत बनाइए, पैराग्राफ 2-3 पैराग्राफ जरूर बनाइए। पैराग्राफ 3 इसलिए बनाइए क्योंकि मैंने यहाँ पे देखो पहले एक हेडिंग डाल दी, आपने हेडिंग लगा दी। दूसरे नंबर पर मैंने कहा इंट्रोडक्शन, तो जहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, जब इंट्रोडक्शन आपका ख़त्म हो जाता है, वहाँ पे जहाँ पे इंट्रोडक्शन ख़त्म हो जाता है, 2 लाइन में आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, 3 लाइन में इंट्रोडक्शन, वहीं पे पैराग्राफ बंद कर दीजिए। फिर वापस नया पैराग्राफ स्टार्ट कीजिए। फिर उसके अंदर एक्सपोजिशन के अंदर जाइए, एक्सपोजिशन के अंदर 2-3 लाइनें और लिखिए। फिर उसके बाद एक नया पैराग्राफ लिखिए, उसके अंदर आपका क्या आएगा, कंक्लूजन आएगा। कंक्लूजन आप एंड करके उस पूरे जो आपका जो आर्टिकल है उस पूरे आर्टिकल को ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। तो कहने की बात यह है कि आपको पैरा जो लेना है वो कितना लेना है, 2 से 3 पैराग्राफ लेने हैं। एक पैराग्राफ मत बना देना, अच्छा रहेगा तभी कि आप 3 पैराग्राफ बनाते हो, तीनों आपका एक सीधा दिखेगा। आई कैचिंग भी होना चाहिए, आई कैचिंग होना चाहिए। आपका जो लिखने का जो तरीका है वो आई कैचिंग तभी होगा जब आप पैराग्राफ बना के लिखोगे। एक साथ ही पूरा एक जमवाड़ा कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो आई कैचिंग तभी होगा जब आप 2-2, 3-3 लाइन में एक पैराग्राफ को बना के लिख रहे हो। जैसे आपने इंट्रोडक्शन दिया तो एक पैराग्राफ उसका अलग है, एक्सपोजिशन किया तब उसका एक पैराग्राफ अलग है, आपने उसका कंक्लूजन लिखा वो पैराग्राफ अलग है, ठीक है। और ये हेडिंग डाल के फिर मत कर देना, इंट्रोडक्शन लिख दिया फिर उसके बाद आप उसके बारे में लिख रहे हो, ये मत लिखना। ये इंट्रोडक्शन, एक्सपोजिशन, ये वर्ड यूज़ नहीं करना है। आपने कहीं यूज़ कर दिया इंट्रोडक्शन, फिर उसके बारे में आप परिभाषा लिखना शुरू कर दिया या कोई भी कोटेशन लिखना, ऐसा नहीं है। आपको पैराग्राफ सीधा स्टार्ट करना है, सीधा लिखना स्टार्ट करना है। देखिए बात करते हैं, क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ये एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन दूँगा। उन क्वेश्चन के ऊपर आपको होमवर्क है, होप करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया, बहुत अच्छे से बताया गया है आर्टिकल जो टॉपिक है। देखिए बात करते हैं, हम टॉपिक लेते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बहुत ही फेमस, जो मोस्टली जो एग्ज़ाम में आता है, ये बहुत ज़्यादा बार आता है, ठीक है। हेड अंडरलाइन नहीं करनी है, इसको सिर्फ बोल्ड लिखना है। यहाँ से आपका जो पैराग्राफ स्टार्ट होता है यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्या है, एक सोशल स्कीम है। सोशल क्या है, स्कीम है। ये स्कीम शुरू किसने की थी, ये स्कीम जो थी, अब इसके बारे में देखो। आप जो कुछ भी अगर कोई भी तैयारी कर रहे हो तो हर एक आर्टिकल के ऊपर आपको तैयार होना पड़ेगा। एग्ज़ाम में कोई भरोसा नहीं, कोई भी किसी बात पे पूछ सकते हो। तो आपका एक लिखने का तरीका क्या रहेगा कि पहले तो ये देखिए इसके ऊपर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देखो सबके पास में मोबाइल है, हर एक इंसान के पास मोबाइल है, क्योंकि आप मोबाइल में अगर मेरे को देख रहे हो इसका मतलब आपके पास मोबाइल है, यूट्यूब है, आपके पास गूगल है, ठीक है। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जैसी मैंने बात की, तो ये एक क्या है, सोशल स्कीम है।
बहुत ज़रूरी है ये क्वेश्चन, क्योंकि आर्टिकल 7 नंबर का आता है और ये फ्री फोकट के नंबर हैं। ये जो राइटिंग के जो क्वेश्चन आते हैं राइटिंग कंपोजिशन में, जो आप शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग हो, ये आपके फ्री फोकट के क्वेश्चन हैं, ठीक है। एकदम फ्री के नंबर होते हैं इसमें। और 11th में तो 10 नंबर का है, 12th में 7 नंबर का है, 11th में कितने का है 10 नंबर का, 12th में 7 नंबर का क्वेश्चन है। इसका मतलब बहुत मायने रखता है, ठीक है। सोशल स्कीम, सोशल स्कीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या है सोशल स्कीम है। तो सोशल स्कीम किसने की थी, पीएम साहब ने शुरुआत की थी। किसने की थी, पीएम साहब ने शुरुआत की थी, नरेंद्र मोदी जी ने। नमो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, नरेंद्र मोदी जी को नमो लिखा जाता है, ठीक है। तो ये पीएम साहब ने स्टार्ट की थी, नरेंद्र मोदी जी ने की थी, ठीक है। अगर आपको डेटा याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कुछ एक चीज़ें होती हैं उनका डेटा याद रखना बहुत आवश्यक भी हो जाता है। जैसे डीमोनेटाइजेशन में अभी कहा था 8 नवंबर 2016, उसका डेटा याद करना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन बनता है उसका, ठीक है। सोशल स्कीम है, पीएम है, नमो। किस लिए शुरुआत की थी, क्यों शुरुआत की थी, किस बात के लिए शुरुआत इसलिए की थी कि उन्होंने ये एड्रेस कर रहे थे, संबोधन किया था उन्होंने दुनिया को कि जो जेंडर इम्बैलेंस है, जेंडर इम्बैलेंस है, जेंडर का जो बैलेंस नहीं है, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है, मीडियम जो सोसाइटी है, मिडिल क्लास जो सोसाइटी हम जो बोलते हैं, उसमें नॉर्मली ये यूज़ होता है कि जो बेटी है वो पढ़ाई होती है, बेटी को कम पढ़ाओ, बेटी को घर का काम सिखाओ, बेटी को बाहर मत जाने दो, बेटी को ये मत करने दो, बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन यूज़ होती हैं। तो जो जेंडर का, और लड़का चाहे कुछ भी करो, सब फ्री होता है, फ्रीडम होती है, लेकिन बेटी को कहीं ना कहीं फ्रीडम नहीं देते हैं। ये एक तरीके की इम्बैलेंस है। अब जो ये इम्बैलेंस होता है उसके लिए एक वर्ड, एक और अच्छा वर्ड है, ठीक है। हिंदी में भी हम यूज करते हैं, इंग्लिश में भी यूज करते हैं। इंग्लिश में एक वर्ड करते हैं डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन होता है भेदभाव, और इसके लिए एक वर्ड और भी है, अपार्थीड। अपार्थीड, अपार्थीड और डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, भेदभाव होता है। जेंडर इम्बैलेंस और ये डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव के लिए वर्ड है। जैसे जेंडर इम्बैलेंस है, जेंडर का भेदभाव होता है, उसके लिए भेदभाव के लिए वर्ड एक डिस्क्रिमिनेशन हो गया, एक आपका अपार्थीड हो गया, ठीक है। बात यही है कि आप हेडिंग अच्छी डालिए, स्टार्टिंग जो है कोटेशन से, या अच्छी कोई स्कीम है जिसने शुरुआत की है उससे स्टार्ट कर दीजिए। फिर उसके अंदर आप ये लिखे क्यों शुरुआत की, इसलिए की थी कि जेंडर इम्बैलेंस है, डिस्क्रिमिनेशन या अपार्थीड है, इसके लिए की थी, ठीक है। अब इतना नॉर्मल इंट्रोडक्शन हो गया है। फिर उसके बाद में एक्सपोजिशन के ऊपर अगर इसमें बात की जाए, एक्सपोजिशन के ऊपर उसमें बात की जाए तो हम ये कह देंगे एक्सपोजिशन में कि हमारी जो मीडियम सोसाइटी है उसमें क्या है कि बच्चियों को, जो लड़कियां हैं, लड़कियों को बराबर नहीं रखा जाता है और उनको ये कहा जाता है अदर्स, दूसरों की क्या है, ये वेल्थ है, अदर्स वेल्थ लिख सकते हो। मतलब लड़कियां क्या होती है, पढ़ाई होती है ना, लड़कियां पढ़ाई होती है, दूसरों का धन होता है, हमारा धन नहीं होता है, ठीक है। बेटी हमारी है लेकिन धन किसका है, पराया है। बेटी धन क्या होता है, पराया होता है। ऐसी कुछ बातें जो नैरो माइंडेड होते हैं, जो छोटी सोच वाले होते हैं, उनको क्या कहते हैं, नैरो माइंडेड। ये वर्ड यूज कर सकते हो कि नैरो माइंडेड पीपल से दैट द डॉटर्स आर अदर्स वेल्थ, डॉटर्स आर अदर्स वेल्थ, ठीक है। तो ये आप ये नैरो माइंडेड वर्ड यूज हो गया। फिर उसके अंदर आप ये भी कह सकते हो कि आप जो नैरो माइंडेड है वो ऐसी, उनकी सोच क्या होती है, कंजर्वेटिव होती है। क्या होती है, वो ऐसी कंजर्वेटिव सोच रखते हैं। कंजर्वेटिव का मतलब होता है जो पुरानी रूढ़िवादी जो सोच होती है उसको क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव कहते हैं। उसको ऑर्थोडॉक्स भी कहते हैं और कन्वेंशनल भी कहते हैं, CONVEN, कन्वेंशनल।
ये जो रूढ़िवादी है, बहुत अच्छे वर्ड हैं, कंजर्वेटिव हैं, ऑर्थोडॉक्स है और कन्वेंशनल है। CON कन्वेंशनल है, ठीक है, ट्रेडिशनल भी होते हैं। तो ये जो कंजर्वेटिव है, आपका ऑर्थोडॉक्स है, कन्वेंशनल है, ये ऐसी सोच वाले लोग क्या करते हैं, बच्चियों को नर्चर नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? नर्चर, उनका पालन पोषण ढंग से नहीं करते, उनको ढंग से पढ़ाते नहीं हैं। तो इससे क्या होता है, अब ये तो हमने बता दिया कि ये चीज़ें होती हैं, इससे इफेक्ट क्या होता है कि उसके ऊपर, इनके ऊपर एक बहुत बड़ा टॉर्चर होता है, और जो कि क्या होता है, असहनीय होता है, इनटॉलरेबल होता है। क्या होता है? इनटॉलरेबल। इनटॉलरेबल क्या होता है? इनटॉलरेबल क्या होता है? टॉर्चर होता है, इनके ऊपर असहनीय चीज़ें होती हैं जिसको सहन नहीं, इनटॉलरेबल होती है। ये जो चीज़ें जो कहते हैं कि नहीं बच्चियाँ तो क्या पराई होती है, पराया धन होता है, ऐसी सोच वाले जो हैं वो बच्चियों का ढंग से ना तो कोई पालन पोषण कर पाते हैं, ना उनको अच्छे से पढ़ाते हैं, तो और ना ही उनको पढ़ाते हैं, ना ही उनका नर्चर करते हैं। नर्चर नहीं करते, पढ़ाते नहीं हैं, टीच नहीं करते हैं, तो उससे क्या होता है कि ये उनको ऊपर एक, और उनको ऐसा लगता क्या है इसके अंदर कि उनको ऐसा लगता है कि ये क्या है, बर्डन है। लड़कियां क्या है, हमारे लिए एक बोझ है। बोझ को क्या कहते हैं? बर्डन कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या है, एक अपील कर सकते हो कि बच्चियां, लड़कियां हैं, वो क्या होना चाहिए। अब मैंने कहा कंक्लूजन में क्या होना चाहिए, आपका कंक्लूजन ये होना चाहिए कि आप अपील कर सकते हो, वार्निंग कर सकते हो, होप कर सकते हो। इसमें आप अपील करोगे, ऑब्वियसली अपील करोगे इसके अंदर कि लड़कियों को भी क्या है, बराबर रखा जाना चाहिए, ठीक है। जैसे लड़के हैं वैसे भी लड़कियां होनी चाहिए, समाज में इनके लिए कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इनको जो शिक्षा का अधिकार, वो शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। इनको जो फ्रीडम है वो फ्रीडम मिलनी चाहिए। जो लड़कों को फ्रीडम मिल रही है वैसी की वैसी फ्रीडम क्या है, लड़कियों को मिलना चाहिए। इस अपील के साथ आप अपना इस टाइटल को इस आर्टिकल को आप कंप्लीट कर देते हो, ठीक है। तो ये आर्टिकल कुछ हिसाब से बनता है अपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर हमने बात की है। ये स्कीम हुई, स्कीम किसने की? PM मोदी साहब ने की थी, ठीक है। उन्होंने किस लिए की थी कि ये लोगों को संबोधन किया। एड्रेस वो भी होता है, होम जो घर का एड्रेस होता है, ठीक है, निवास स्थान जो बोलते हैं। एक एड्रेस का मतलब संबोधन करना भी होता है, ठीक है, संबोधन, ठीक है। तो एड्रेस किया था लोगों को कि ये जो जेंडर इम्बैलेंस या भेदभाव है उसको दूर करने के लिए क्या है, ये स्कीम चलाई थी, ठीक है। अब उसके अंदर एक्सपोजिशन में कह दिया कि ये जो छोटी सोच वाले हैं, नैरो माइंडेड, वो कहते हैं कि ये बेटियां जो हैं, जो पराया धन होती है, पराई होती है, ये होती है, ठीक है, वो इनको बर्डन मानते हैं, अपना बोझ मानते हैं, उनको नर्चर नहीं करते हैं, पालन पोषण नहीं करते ढंग से, ना उनको पढ़ाते हैं। ये उन बच्चियों के लिए क्या है, लड़कियों के लिए क्या है, इनटॉलरेबल है। कंक्लूजन आप ये लिख दोगे कि ये चीज़ें गलत हैं, ठीक है, और हमें क्या है, गिव अप करना चाहिए। ऐसी सोच को क्या करना चाहिए, गिव अप करना चाहिए। जो गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना, ठीक है। बहुत अच्छा वर्ड है, गिव अप का मतलब क्या होता है, त्याग देना। तो ऐसी सोच है उसको त्याग देना चाहिए और सबके लिए बराबर रखना चाहिए, कोई इम्बैलेंस नहीं रखना चाहिए, दोनों के दोनों बराबर होना चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, बराबर रखना चाहिए। और उसके अंदर आप लास्ट में ये भी होना चाहिए कि फिटिसाइड है उसको भी बंद करना चाहिए, स्टॉप करना चाहिए। फिटिसाइड होता है भ्रूण हत्या, फिटिसाइड होते हैं, मैंने बताया भी था आपको एक क्वेश्चन के अंदर, आपको क्वेश्चन दिया था मैंने पोस्टर के ऊपर कि फिटिसाइड के ऊपर मैंने कहा भ्रूण हत्या, ठीक है, विदाउट शी ही इज जीरो, है ना। तो वो फिटिसाइड जो मैंने बताया था, फिटिसाइड भ्रूण हत्या है, इसको भी स्टॉप करना चाहिए। ये आप अपील कर सकते हो सोसाइटी में, ठीक है। तो ये आपका पूरा आर्टिकल कुछ हिसाब से बनता है। अब आपका क्वेश्चन जो बनते हैं, आपके लिए जो क्वेश्चन है, आपके लिए जो होमवर्क है, एक बार देख लीजिए। अब आपके लिए जो क्वेश्चन बनते हैं वो एक बार लिख लीजिए। उसमें आपको
मेरा जो नंबर है आप बिल्कुल मेरे नंबर पे, और हाँ स्टूडेंट है जैसे दिव्या है, गुंजन है, बहुत अच्छे कर रहे हो आप, बहुत अच्छा आपने किया है और आपने मैसेज भी किया है। तो मेरे नंबर हैं 9460604433। बिना बात के, बिना मतलब की तो कोई बात करनी नहीं है इन नंबर पे, ठीक है। आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं आपको क्या करना है, अभी तक जितने क्वेश्चन दिए गए हैं आपको नोटबुक में लिखना है और मेरे को व्हाट्सअप करना है, चेक करा देना। और हाँ, जो भी इंसान क्वेश्चन भेजे उससे पहले आप लिख देना कि भाई मेरा नाम ये है, ठीक है, मेरा नाम ये है और मैं इस क्लास से हूँ, ठीक है। इस स्कूल से, स्कूल, क्लास का नाम और खुद का नाम बिल्कुल लिख के देना, फिर आप अपना क्वेश्चन दे देना। ये मेरा नंबर है, मेरा नाम दशरथ सिंह है, सेव कर सकते हो, ठीक है। दशरथ सिंह मेरा नाम है, ये मेरा नंबर है। हाँ, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो बिल्कुल व्हाट्सअप कीजिए, ये नंबर व्हाट्सअप के हैं, बिल्कुल व्हाट्सअप कीजिए। आप कोई भी आपको प्रॉब्लम हो बिल्कुल इन नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए। जैसे कुछ स्टूडेंट है, दिव्या, गुंजन और भी स्टूडेंट हैं, उन्होंने मेरे से बिल्कुल क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं उनके बारे में डिस्कस की है, उन्होंने अपनी उसकी पिक लेके जो आंसर है वो मैंने भेजी भी है मुझको, मैंने उनको देखा भी है, बहुत अच्छा किया है दोनों ने, ठीक है। तो अब आपको जो क्वेश्चन जो दिए जाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आपको लिखना ही है। पहले नंबर पे लिख देता हूँ मैं। हाँ, आपको हिंट बहुत अच्छा दिया है मैंने। दूसरा जो है वो है डीमोनेटाइजेशन, ठीक है। तीसरा जो है वो है हेल्थ इज वेल्थ। चौथा है चाइल्ड लेबर। ठीक है। पांचवा जो है आपका है विमेन एम्पावरमेंट। ठीक, नारी सशक्तिकरण कहते हैं इसको। चाइल्ड लेबर है, चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट में कि मतलब इतने साल के बच्चे हैं, कितने साल का बच्चा का भारत सरकार ने बिल्कुल कानून नियम निर्धारित कर चुके हैं कि इतने साल के बच्चे से आप कोई भी काम नहीं करा सकते, लेबर का काम नहीं करा सकते, ठीक है। उसके अंदर आएगा हेल्थ इज़ वेल्थ है, हेल्थ के बारे में मैंने बताया भी है आपको, ठीक है। फिर डिमोनेटाइजेशन आ गया, फिर आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर भी मैंने आपको लिख दिया है। ये आपके क्वेश्चन बनते हैं, इन क्वेश्चन को आपको करना है, बिल्कुल करना है। ये मेरा नंबर है 9460604433, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके, होप करता हूँ आप इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करोगे और मेरे को बिल्कुल चेक कराओगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।